हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हनी रिटर्न नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चौथा मेगा टेस्ट इसका मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। इसमें बात करेंगे जो दिए गए थे 20 प्रश्न, उनके संभावित मॉडल आंसर के बारे में, आपके प्राप्तांक के बारे में और टॉप 3 छात्रों के नाम के बारे में। तो अंत तक बने रहिए। कैसे करेंगे जी? बीच बीच में अंक बताते जाएं कि एक साथ बताएं? कुछ लोगों का SMS आया था कि सर 20 प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं। तो वो 20 प्रश्न ज़्यादा था तो कम से कम आपको 10 बनाना था, 5 बनाना था, 2 बनाना था। केवल पूछने मात्र से या कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, कलम चलाना पड़ता है बंदे। चलिए शुरुआत करते हैं मेगा टेस्ट का मॉडल आंसर। बीच बीच में प्राप्तांक के बारे में बात करेंगे, अंत में टॉप 3 इन छात्रों का नंबर बता देंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न था। प्रश्न आपको मिला था 20 प्रश्न, टोटल 74 नंबर के थे। छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य, ये दोनों थर्ड पार्ट में आते हैं, पेपर 3 और पेपर 6 के। बहुत से छात्रों ने बहुत ही अच्छा लिखे हैं, कुछ लोगों के अक्षर त्रुटि बहुत है, उन सभी में सुधार कीजिएगा। सबको फीडबैक में बताया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था मॉडल मेगा टेस्ट का। 1857 की क्रांति में हनुमान सिंह का क्या योगदान था? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। 1857 की क्रांति में हनुमान सिंह का क्या योगदान था? 30 शब्द के प्रश्न थे, 2012 में पूछा गया था। देख लीजिए इसका मॉडल आंसर। उत्तर, छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ये आपका पहला प्रश्न था मेगा टेस्ट का। 1857 की क्रांति में हनुमान सिंह का क्या योगदान था? तो 30 शब्द के संभावित मॉडल आंसर देख लीजिए, एक बार और बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ये रहे आपके पहला प्रश्न 30 शब्द के। दूसरा प्रश्न था लाका बांटा व्यवस्था क्या है? देखिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं, मॉडल आंसर जारी किया जाता है। तो जो प्रश्न आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दिया जा चुका है, उन प्रश्नों में आप अन्यथा बातों का जो वीडियो नहीं देखते हैं, आपको देखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। इस प्रकार के नोट्स आपको मार्केट में क्या कहीं कोचिंग संस्थान प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नोट्स बनाइए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और शनिवार को अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिए, उसमें आपके अंक डाउन हो जाते हैं और पहला ही आपका आंसर थोड़ा सा प्रभावित करता है चेकर को, तो उधर नंबर कटना प्रारंभ हो जाता है। तो मॉडल आंसर का नोट्स बनाइए आप लोग।
देख लीजिए लाखा बाटा व्यवस्था क्या है, 30 शब्द में आपको बताना था, 2013 में पूछा गया था। उत्तर क्या होगा? लाखा बाटा व्यवस्था मूल रूप से यह भूमि के विभाजन और वितरण की एक व्यवस्था थी, जिसके पीछे उद्देश्य था कि कृषि योग्य श्रेष्ठ भूमि पर कुछ लोगों का ही एकाधिकार न रह जाए। आपको लाका बाटा व्यवस्था उस दिन का शब्द सीमा तय नहीं थी, तो 30 शब्द में जो उचित आंसर है ये रहा कि लाका बाटा व्यवस्था मूल रूप से यह भूमि के विभाजन और वितरण की एक व्यवस्था थी, जिसके पीछे उद्देश्य था कि कृषि योग्य भूमि जो श्रेष्ठ भूमि है उन पर कुछ लोगों का ही एकाधिकार न रह जाए। ये आपका मेगा टेस्ट का दूसरा प्रश्न था। देखिए इसके पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें 64 लोग शामिल हुए थे, लेकिन इस टेस्ट में केवल 62 छात्र छात्राएं ही सम्मिलित हुए थे, जबकि नया मेंस ग्रुप भी बना था और छात्रों की संख्या भी बढ़ी थी। उसके हिसाब से पीडीएफ की संख्या भी बढ़नी थी। जो छात्र नहीं लिख रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं है आपका मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में रहने का, क्योंकि जब तक आपको फीडबैक ही प्राप्त नहीं होगा, आपकी कमी प्राप्त आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप मेंस आंसर राइटिंग सीख नहीं पाएंगे। चाहे कितने भी बड़े कोचिंग संस्थान में आप कोचिंग करके बैठे हों, कोचिंग करने से ही कुछ नहीं होता है। कलम चलाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, शब्दों का संकलन करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है लगातार मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, अक्षर भी सुधरेगा और आपकी कमियां भी पता चलेगी। चलिए 3 छात्रों का अंक बताता हूँ, 3 छात्र करते हुए जाएंगे। श्रद्धा राठौर, आपके प्राप्तांक अंक हैं क्या? नहीं जी, लाइव चैट में बताइए हैं तो। आपके प्राप्तांक अंक हैं 49 49। अमर सिंह, आप हैं कि नहीं हैं जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 48 48। प्रीति कर्माकर, हैं कि नहीं जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 38। ठाकुर राम साहू, आप हैं कि नहीं जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 32 32। चलिए 4 छात्रों का देख लिए, 2 प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद फिर 4 छात्रों का अंक देख लेंगे। तीसरा प्रश्न था सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या किसने व कब की थी? प्रश्न तीसरा, सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या किसने व कब की थी? 30 शब्द में आपसे पूछा गया था। उत्तर देख लीजिए। हनुमान सिंह, जो 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। एक बार और देख लीजिए। हनुमान सिंह, जो 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। ये आपका मेगा टेस्ट का तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। चौथा प्रश्न था बस्तर के कोई विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। कौन से विद्रोह पर लिखना था? तो बस्तर के कोई विद्रोह। सभी को पता है कि 1859 में हुआ था। मेंस आंसर राइटिंग वाले छात्र, आप लोग को प्रीलिम्स का जो टेस्ट होता है शनिवार रविवार को, उसमें भी सम्मिलित होना चाहिए। इसमें से 15 लगभग मेंस आंसर राइटिंग के छात्र प्रत्येक मेगा टेस्ट में शामिल हुए हैं। आप सभी लोग भी शामिल हुआ कीजिए। मेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रीलिम्स भी है। जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, मेंस आंसर राइटिंग सीखे भी रहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए कोई विद्रोह के बारे में।
कोई विद्रोह नागुल दोरला के नेतृत्व में, शासक भैरम देव के समय साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु चिपको आंदोलन के समान 1859 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था। ये रहा आपका बस्तर के कोई विद्रोह पर टिप्पणी लिखना था। तो आपको प्रत्येक बार बोला जाता है 30 शब्द का प्रश्न है तो आप मैक्सिमम 40 शब्द लिख सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कोई विद्रोह क्या है एक बार और देख लीजिए। कोई विद्रोह नागुर दोरला के नेतृत्व में, शासक भैरम देव के समय साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु चिपको आंदोलन के समान 1859 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था। ये आपका चौथा प्रश्न का मॉडल आंसर। देखिए 20 प्रश्न आपको दिए गए थे। जो छात्र नहीं लिखे हैं कम से कम आपको शुरुआत करनी थी, चाहे जितना भी प्रश्न बने। देखेंगे इसमें से कई छात्र हैं जिन्होंने प्रयास किया है, चाहे जितना भी प्रश्न लिखे रहें कम से कम लिखे थे। मेरे को कई लोगों का एसएमएस आया था कि सर इसका आंसर इस कोचिंग के बुक में नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक आंसर नहीं मिला था। 19 प्रश्न में से तो एक प्रश्न आप लिखते। और आपको प्रश्न दिया गया है हरी तालिका, एक में महत्व बताना था, एक में उल्लेख करना था। आप पूछे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप एक प्रश्न लिखने का प्रयास करते। देखिए 20 प्रश्न दिए गए थे ताकि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडल आंसर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है कि आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। ग्रुप में बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, और अंतर वाली बात है तो आप 30 शब्द में लिखिए, 60 शब्द में लिखिए, 125, 100, 175, जितने प्रश्न में आपका मन करता है आप अंतर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भीड़ है उसमें से अलग आप करते हैं तो नंबर प्रभावित होता है। अगर आप भी अंतर जैसे लिखेंगे तो चेकर को उतना प्रभावित करना नहीं करना बात की बात है, इसलिए नया करने का प्रयास मत कीजिए। देखिए सबको, सभी कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, 10 जगह भी आप मेगा टेस्ट देंगे, टेस्ट भी देंगे तो अलग अलग आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बताए उसी को करना है। आपको जिसमें ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके उस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना रहना ये आप पे डिपेंड करता है। आप घर में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं मेगा टेस्ट को तो आपकी जानकारी, आपको फीडबैक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला 4 छात्रों का प्राप्तांक देख लेते हैं। परदेसी राम, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। अरुण कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 38। अरविंद बंजारे, आपके प्राप्तांक अंक हैं 44। शरद मिश्रा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 40। सभी को फीडबैक दिया गया है। टोटल 62 PDF आए थे ग्रुप में और पर्सनली। इसमें से भी अगर किसी का छूट जाता है तो बताइएगा। 2 बार चेक किया गया है, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं छूटा होगा, फिर भी भूलवश हो जाती है तो बता दीजिएगा। 5वां प्रश्न, मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको परगना पद्धति के बारे में क्या जानते हैं उसका उल्लेख करना था। बहुत से छात्रों ने परगना का पूरा नक्शा वक्शा बना के लिखने का प्रयास किए हैं, लेकिन शब्द सीमा को भी ध्यान रखिए कि प्रश्न पूछा गया है 30 शब्दों में। तो प्रथम बात क्या है कि परगना पद्धति के जन्मदाता किन्हें माना जाता है,
विट्ठलराव दिनकर को माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात था। परगना के प्रमुख को कमाविजदार कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण था। उसके बाद विट्ठलराव दिनकर ने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया था। ये आपके 30 शब्द का प्रश्न क्या है, एक बार और देख लीजिए। प्रश्न 5वां, मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? 30 शब्द में बताना था। 2016 में पूछा गया है। परगना पद्धति। परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर को माना जाता है। परगना के प्रमुख को कमाविजदार कहा जाता था। विट्ठलराव दिनकर ने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभाजित किया था। ये आपका 5वां प्रश्न, 30 शब्द का प्रश्न। 6वां था, बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी के मुख्य योगदान क्या थे? इसके बारे में आपको बताना था। तो जो छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव हुए हैं, स्वयं लेफ्ट हुए हैं, आपको कभी भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ जानकारी चाहिए है, तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों का स्वयं को प्रॉब्लम था और कुछ लोग हमें दोष दिए हैं। प्रॉब्लम आपकी रही या हम में कोई कमी रहा हो, अगर आपको कहीं भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे कॉल के माध्यम से या SMS करके। हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। प्रश्न 6वां, बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी के मुख्य योगदान क्या थे? उत्तर, बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी काकतीय वंश की शासिका थी। इन्हें औपचारिक रूप से बस्तर की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने राज्य में सामाजिक सुधारों एवं स्त्री शिक्षा की सबसे बड़ी पक्षधार रही थी। ये आपके 6वां प्रश्न था। आंसर एक बार और देख लीजिए। बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी काकतीय वंश की शासिका थी। इन्हें औपचारिक रूप से बस्तर की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने राज्य में सामाजिक सुधारों एवं स्त्री शिक्षा में सबसे बड़ी पक्षधर रही है। ये रहा आपका 6वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सुरेंद्र साय के विद्रोह के संबंध में आप क्या जानते हैं? आपसे सुरेंद्र साय के विद्रोह के बारे में पूछा गया था 2018 में 30 शब्द में। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। प्रश्न 7वां, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सुरेंद्र साय के विद्रोह के संबंध में आप क्या जानते हैं? 30 शब्द में बताना था। 2018 में पूछा गया है। देख लीजिए आंसर। सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किए थे, जिन्हें 1864 में असीरगढ़ के किले में बंद रखा गया, जहां उनकी 1884 में मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद इन्हें माना जाता है। एक बार और देख लीजिए। सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किए थे, जिन्हें 1864 में असीरगढ़ के किले में बंद रखा गया था, जहां उनकी 1884 में मृत्यु हो गई। ये उनकी को काट देंगे। इन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। ये रहा आपका 7वां प्रश्न का मॉडल आंसर। प्रश्न में उल्लेख किया गया था कितने शब्द के प्रश्न हैं, तो आप शब्द सीमा को भी मेगा टेस्ट में ध्यान रखा कीजिए। पंडवानी आपसे 125 शब्द में पूछा गया था। बहुत से छात्र प्रश्न में भी लिखे हैं 100 शब्द के प्रश्न। प्रश्न को भी अच्छे से पूरा देख लिया कीजिए कि शब्दावली कितने का है। 100 शब्द का नहीं था, 125 शब्द का था। बहुत से छात्र 100 शब्द प्रश्न में भी लिखे हैं, उसके अनुसार से आंसर भी लिखे हैं। चलिए अगले 4 छात्रों का अंक देख लेते हैं। ममता पटेल जी, आप हैं, आपके प्राप्तांक अंक हैं 52।
मेडुल राजकुमारी, आप हैं जी? आपके प्राप्तांक अंक हैं 56। प्रगति बंजारे, आप हैं जी? आपके प्राप्तांक अंक है 36। अगला है दीपिका तामस्कर, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 36। ये हुए टोटल 12 छात्रों का अंक हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 8वां प्रश्न के बारे में। हरितालिका उत्सव का क्या महत्व है? आपसे महत्व पूछा गया था, तो आपको महत्व बताना था। बहुत से छात्र दोनों में सेम आंसर लिखे हैं, महत्व में भी और उल्लेख में भी। तो देख लीजिए हरितालिका उत्सव का महत्व क्या है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। हरितालिका भादो की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने मायके में रहकर तीजा मनाते हैं, जिसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। इस दिन करू भात खाने की परंपरा प्रचलित है। ये महत्व है, क्या है कि मायके में रहती है, निर्जला उपवास, करू भात खाते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए हरितालिका का महत्व क्या है। हरितालिका भादो की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने मायके में रहकर तीजा मनाते हैं, जिसमें निर्जला उपवास रखा जाता है। इस दिन करू भात खाने की परंपरा प्रचलित है। यह रहा आपका 8वां प्रश्न का मॉडल आंसर। बोंगाबाद क्या है, इसको भी देख लीजिए। बहुत से छात्रों ने गलत लिखे हैं। देख लीजिए बोंगाबाद क्या है। आपको पूछा गया था 30 शब्द में। बोंगाबाद एक काल्पनिक और परलौकिक शक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। इसे सदैव बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। यह जनजातियों की ऐसी शक्ति भी मानी जाती है जो उन्हें भावी संकटों के प्रति सचेत भी करती है। एक बार और देख लेते हैं बोंगाबाद क्या है। बोंगाबाद एक काल्पनिक और परलौकिक शक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। इसे सदैव बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। यह जनजातियों की ऐसी शक्ति भी मानी जाती है जो उन्हें भावी संकटों के प्रति सचेत भी करती है। ये रहा आपका बोंगाबाद के बारे में। अगला है मेघनाद पर्व को समझाइए। देखिए, जो प्रश्न आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मॉडल आंसर में मिलता है, उसको कम से कम आप मेगा टेस्ट में गलत मत लिखा कीजिए। अगर आप वीडियो हमारा नहीं देखते हैं, मॉडल आंसर नहीं लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिए। आप कहीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़े हो, अगर आपसे सही नहीं लिखते हैं, अन्यथा बातों का उल्लेख कर देते हैं, तो ऐसे भी कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ हम प्रतिदिन प्रश्न के साथ मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 19 दिन, आज 23वां दिन है प्रश्न का, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कम से कम आप मॉडल आंसर को लिखिए। भले ये मेंस पेपर में मत लिखिएगा, आपको गलत हम भी नहीं पढ़ाते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो कभी पढ़े होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़े स्टूडेंट हमारे मेंस ग्रुप में शामिल हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। स्वयं बोलते हैं कि इस तरह से ना वहाँ पढ़ाते हैं, ना कभी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट तो लेने दूर की बात है, तो इससे साफ पता चलता है कहाँ आपकी जानकारी पता चलेगी कि आप में कमी क्या है। भीड़ में बैठ के पढ़ना अलग बात है और खुद पढ़ना अलग बात है। मेघनाद पर्व को देखने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं। हर्षा साहू, आपके शायद 3 PDF आए थे। इस तरह से मत भेजा कीजिए, केवल एक PDF भेजिए। आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। ओम प्रभा साहू हैं जी,
आपके प्राप्तांक अंक हैं 52। प्रिया शर्मा हैं जी आप, आपके प्राप्तांक अंक हैं 40। ये वही है, हर्षा साहू रिपीट हो गया। ये 3 पीडीएफ आया था इनका, वही प्राप्तांक है 14 अंक। दिलीप उइके हैं क्या जी? दिलीप उइके, आपके प्राप्तांक अंक हैं 38, 38। अगला है रेखा कुजूर, अंजलि कुशवाहा, मधु नेताम, नेतराम पैकरा और महिमा वर्मा। आपके प्राप्तांक 2 प्रश्न देखने के बाद आपको बताएंगे। मेघनाद पर्व को समझाइए। 30 शब्द के प्रश्न हैं। मेघनाद पर्व फागुन माह में गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व, विभिन्न आपदाओं पर विजय प्राप्ति के विश्वास पर यह पर्व मनाया जाता है। इनके प्रतीक स्वरूप एक बड़ा ढांचा स्थापित किया जाता है जिसे देव का प्रतीक माना जाता है। ये आपका 10वां प्रश्न, मेघनाद पर्व को समझाइए। तो एक बार और देख लीजिए। मेघनाद पर्व फागुन माह में गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व, विभिन्न आपदाओं पर विजय प्राप्ति के विश्वास पर यह पर्व मनाया जाता है। इनके प्रतीक स्वरूप एक बड़ा ढांचा स्थापित किया जाता है जिसे देव का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपका 10वां प्रश्न। देखिए, हमारी रणनीति है कि समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन, इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करें कक्षा के साथ समझाते हुए। 7वें पेपर, जहाँ से प्राप्तांक अंक मेंस एग्ज़ाम में कम देखने को मिलेंगे, केवल क्वालिफाई होते हैं उस पेपर में छात्र, उसका भी रणनीति में शामिल है कि आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ कोशिश करेंगे नोट्स प्रोवाइड किया जाए। रणनीति में तो बहुत कुछ है, देखते हैं आप कितना खरा उतरते हैं हमारी उम्मीदों पर। ये आपका 10वां प्रश्न था। 11वां प्रश्न, पहले आपको महत्व पूछा गया था, इस प्रश्न में आपको उसका उल्लेख करना था। हरी तालिका का उल्लेख कीजिए 30 शब्द में। क्या है हरी तालिका? हरी तालिका भादों की शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसी दिन कुंवारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करते हैं। हरी तालिका को ही तीजा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है हरी तालिका? हरी तालिका भादों की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसी दिन कुंवारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करते हैं। इसे तीजा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आज का मेगा टेस्ट का 11वां प्रश्न का मॉडल आंसर। 12वां प्रश्न था, बांस गीत क्या है? 30 शब्दों में आपको बताना था। तो 12वां प्रश्न देखने से पहले कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं। रेखा कुजूर, आपके प्राप्तांक अंक 41। अंजलि कुशवाहा हैं जी आप, आपके प्राप्तांक अंक हैं 51, 51। मधु नेताम, आपके प्राप्तांक अंक हैं 38, 38। नेतराम पैकरा हैं जी आप, आपके प्राप्तांक अंक हैं 50, 50। अगला महिमा वर्मा। चलिए आपका अगला प्रश्न में देखेंगे। महिमा वर्मा, मुकेश गुप्ता, अनुपम किशोर देवांगन, कदम कुमारी और ज्योति सिंह, इन पांचों का अगले प्रश्न के बाद देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया था, माओ पाटा से आप क्या समझते हैं? ये आपको 2 बार पूछा जा चुका है। तो कम से कम जो प्रश्न आपको पूछा जा चुका है लिखिए जी, लिखिए, नोट्स बनाते जाइए, काम आएगा आगे आपको। बहुत से छात्रों ने अन्यथा बातों का उल्लेख किए हैं। या तो आप कुछ भी बुक पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी कोचिंग किए होंगे जहाँ से आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। क्या है माओ पाटा? देख लीजिए।
मुड़िया जनजाति का शिकार नाट्य है। माओ पाटा में शिकार पर जाने और सकुशल वापस आने तक की घटना का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। माओ पाटा के दौरान जंगली भैंस के घायल होने, उसके अज्ञात स्थान पर चुकने, अंत में शिकार प्राप्त करने के बाद समारोह मनाया जाता है, जिसमें देवता को मदिरा अर्पित की जाती है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। ये आपको माओ पाटा 60 शब्दों में बताना था कि मुड़िया जनजाति का यह शिकार नाट्य है। माओ पाटा में शिकार पर जाने और सकुशल वापस आने तक की घटना का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। माओ पाटा के दौरान जंगली भैंस के घायल होने, उसके अज्ञात स्थान पर चुकने, अंत में शिकार प्राप्त करने के बाद समारोह मनाया जाता है, जिसमें देवता को मंदिरा अर्पित की जाती है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 57। मुकेश गुप्ता, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। अनुपम किशोर देवांगन, आपके प्राप्तांक अंक हैं 31। कदम कुमारी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 40। ज्योति सिंह, आपके प्राप्तांक अंक हैं 49। अगला तैयार रहेगा वर्षा वर्मा, दिव्या सिंह, सांझ सोनकटर, वैशाली कुरमलकर और गरिमा देवांगन। आप लोग तैयार रहिए। 1-2 प्रश्न के बाद आपके प्राप्तांक बताएंगे। 14वां प्रश्न था, पंथी नृत्य का उल्लेख कीजिए। 60 शब्दों में पूछे गए थे। पंथी नृत्य का उल्लेख 60 शब्दों में करना था, तो बहुत से छात्र शब्द सीमा का पार कर चुके थे, तो शब्द सीमा को भी ध्यान रखिएगा। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के द्वारा नृत्य के आरंभ में जैतखाम की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य विषय गुरु घासीदास का जीवन चरित्र होता है। इस मैटर में मानव पिरामिड का निर्माण और शारीरिक संतुलन का विशेष महत्व होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में मांदर, ये ध्यान नहीं है, झांझ है, ये गलत है ना, झांझ का प्रयोग किया जाता है। स्वर्गीय देवदास बंजारे ने इस नृत्य को भारतीय दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये सुधार लीजिएगा जी। स्वर्गीय देवदास बंजारे ने इस नृत्य को प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है, ये आपके पंथी नृत्य एक बार और देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के द्वारा नृत्य के आरंभ में जैतखाम की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य विषय गुरु घासीदास जी का जीवन चरित्र होता है। इसमें मानव पिरामिड का निर्माण और शारीरिक संतुलन का विशेष महत्व होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। स्वर्गीय देवदास बंजारे ने इस नृत्य को उपलब्धि दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये उपलब्धि है, सुधार लेंगे। ठीक, यहाँ झांझ लिख लेंगे, यहाँ उपलब्धि लिख लेंगे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली के बारे में बताना था, न कि अधीक्षकों के बारे में बताना था। तो प्रश्न को पहले समझा कीजिए कि वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहा है। आपसे पूछा गया था छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली क्या है, उसके बारे में बताना था। कितने शब्दों में पूछा गया है? तो 60 शब्द में। तो देख लीजिए, सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के साथ ही मराठों की शक्ति सीमित हो गई और नागपुर के संधि द्वारा मराठा क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन व्यवस्था समय समय पर परिवर्तित होती रही। इस क्रम में 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली जारी रही। अधीक्षक शासन प्रणाली के सूत्रधार
ब्रिटिश रेसिडेंस जेनकिंस को माना जाता है। ये आपके 60 शब्द के प्रश्न एक बार और देख लीजिए। सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के साथ ही मराठों की शक्ति सीमित हो गई और नागपुर के संधि द्वारा मराठा क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। छत्तीसगढ़ में अंग्रेज शासन व्यवस्था समय समय पर परिवर्तित होती रही। इस क्रम में 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली जारी रही। अधीक्षक शासन प्रणाली का सूत्रधार ब्रिटिश रेसिडेंस जेनकिंस को माना जाता है। यह रहा आपका मेगा टेस्ट का 15वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रशासनिक कारण का उल्लेख कीजिए। पीडीएफ ग्रुप में भेजा गया था। कम से कम जिसका नोट्स आपको मिल रहा है उसमें अन्यथा बातों का तो उल्लेख मत कीजिए। कहाँ इसमें आप पांडुलिपि, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन सभी का उल्लेख करना ही नहीं था। आपको पूछा गया है कि प्रशासनिक कारण में क्या था जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए हैं। देखिए जी, पहले प्राप्तांक देख लेते हैं। वर्षा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 50। दिव्या सिंह, आपके प्राप्तांक अंक हैं 21। सांझ सनकटर है, आपके प्राप्तांक अंक हैं 34। सोनकटर है। वैशाली कुरमलकर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। गरिमा देवांगन, आपके प्राप्तांक अंक हैं 43। मनीषा सोनी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 44। प्रीति भारती, समृद्धि, हिरेंद्र, विवेक कुमार, बबीता साहू, आपका प्राप्तांक अगले प्रश्न के बाद देखेंगे। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रशासनिक कारण का उल्लेख कीजिए। 60 शब्द में आपको बताना था। तो क्या है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रशासनिक कारण? उत्तर, अविभाजित मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ की दूरी अधिक थी। प्रशासन को छत्तीसगढ़ संबंधित नीतिगत फैसले लेने व उसे क्रियान्वित करने में देरी होती थी। छत्तीसगढ़ अंचल के विकास व यहाँ के प्रशासन में तीव्रता लाने के लिए पृथक राज्य का निर्माण किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का भूभाग मध्य प्रदेश से पृथक कर एक अलग राज्य बना दिया गया। तो कारण क्या थे कि अविभाजित मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य था, क्योंकि दोनों कंबाइन थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। तो जो भोपाल है वह छत्तीसगढ़ की दूरी अधिक थी, भोपाल से छत्तीसगढ़ की दूरी। तो प्रशासन को छत्तीसगढ़ संबंधित कोई भी फैसला लेना रहता था या कुछ क्रियान्वित करना रहता था तो देरी होती थी। छत्तीसगढ़ अंचल के विकास व यहाँ के प्रशासन में तीव्रता लाने के लिए पृथक राज्य का निर्माण किया गया। ये आपके प्रशासनिक कारण थे। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का भूभाग मध्य प्रदेश से पृथक कर एक अलग राज्य बना दिया गया। ये आपको शब्द सीमा बढ़ाने के लिए था, 60 शब्द पूरा करने के लिए। हाँ, आपको ये कई लोगों का छात्र आया था कि सर आपका नोट्स चाहिए। तो देखिए, नोट्स तो नहीं मिल पाएगा आपको। प्रश्न 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएंगे। भले ही मैं अपना नोट्स का आपको किसी 1-2 टॉपिक पे पूरा डिटेल बात कर लूँगा कि किस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, तब वीडियो उस तरह से बनाया जाएगा जिसमें मेरा हैंड राइटिंग रहेगा और मेरा नोट्स रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। वीडियो के अंत में बता दीजिएगा। अगर आप चाहते होंगे कि मेंस का नोट्स कैसे बनाया हूँ मैं या कैसे बनाया जाता है, तब उस प्रकार का प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके अंत में बता दीजिएगा। 17वां प्रश्न था, जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को समझाइए। ये आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको
देखने को मिला है। 2 बार प्रश्न दिया जा चुका है, प्रसंस्कृतिकरण, प्रवासन, इन सभी के बारे में। तो चलिए इससे पहले देखने से पहले प्राप्तांक देख लेते हैं कुछ छात्रों के। प्रीति भारती, आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। समृद्धि, आपके प्राप्तांक अंक हैं 45। हिरेंद्र, आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। विवेक कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 45। बबीता साहू, शुभांशी सिंह, बेला कुजूर, निकिता पाठक, किरण यादव, तन्नू, आपका अगले प्रश्न के बाद देखेंगे। तो जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को लिखना था 100 शब्द में। तो पहले भी बोला था कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। यह जनजातियों की प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। इसमें जनजातियां अपना मूल क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। मुख्यतः 2 कारणों से होता है, जो आपको प्रश्न में पूछा गया है आंतरिक कारक और बाह्य कारक के बारे में। पहले देख लीजिए आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में ऐसा कारण शामिल होता है जो जनजातियों को अपने मूल क्षेत्र से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं। इनमें सामाजिक पिछड़ापन, कमजोर आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक शोषण आदि प्रमुख हैं। ये आपके आंतरिक कारक थे। बाह्य कारक में क्या है? बाह्य कारक ऐसे कारक होते हैं जो जनजातियों को बाहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा की उपलब्धता, आर्थिक लाभ की संभावना, भौतिक साधनों के प्रति आकर्षण, जागरूकता आदि शामिल हैं। ये रहे आपके आंतरिक कारक और बाह्य कारक के बारे में। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को समझाइए। तो जो नोट नहीं किए हैं मॉडल आंसर से देखकर नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह जनजातियों की प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। इसमें जनजातियां अपना मूल क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती हैं। मुख्यतः 2 कारण से होते हैं। पहला आंतरिक कारक, दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक पहले देख लेते हैं। आंतरिक कारकों में ऐसे कारण शामिल होते हैं जो जनजातियों को अपने मूल क्षेत्र से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं। इनमें सामाजिक पिछड़ापन, कमजोर आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक शोषण आदि प्रमुख हैं। बाह्य कारक में हैं ऐसे कारक होते हैं जो जनजातियों को बाहरी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा की उपलब्धता, आर्थिक लाभ की संभावना, भौतिक साधनों के प्रति आकर्षण, जागरूकता आदि शामिल हैं। यह रहा आपका 17वां प्रश्न। 18वां प्रश्न था कि पंडित नेहरू जी के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत क्या थे। सभी ने लगभग गूगल देखकर लिखे थे। इसको देखने से पहले कुछ छात्रों के नाम देख लेते हैं। अभी तो केवल आधे छात्रों का ही प्राप्तांक पता चला है। बबीता साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 41। शुभांशनी सिंह, आपके प्राप्तांक अंक हैं 44। बेला कुजूर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 32। निकिता पाठक, आपके प्राप्तांक अंक हैं 54। किरण यादव, आपके प्राप्तांक अंक हैं 12। चलिए कम से कम आप शुरुआत किए हैं। तन्नू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। आगे अगले प्रश्न के बाद देखेंगे। तो पंडित नेहरू जी के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत क्या था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंडित नेहरू के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत। पहला, जनजातियों का विकास उसकी मूल प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए। उन पर कुछ थोपा जाना आवश्यक नहीं है। तो विकास किस आधार पर बात करने की कही गई है, तो उनके प्रतिभा के आधार पर।
दूसरा क्या है, जनजातियों के जंगल और जमीन पर अधिकारों की भावना का पूर्ण सम्मान होना चाहिए, अर्थात जंगल में जो जनजातियों की भूमि है उस पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है, सरकार को ऐसे समूहों को तैयार कर प्रशिक्षित करना चाहिए जिसमें आदिवासियों के बीच के लोग शामिल हों, ताकि यह समूह प्रशासनिक और विकास के कार्यों में भूमिका निभा सकें। ये पंचशील सिद्धांत के तीसरा है। चौथा क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों में योजनाओं का और प्रशासनिक दखल का आदि का दबाव नहीं होना चाहिए। ये पंचशील सिद्धांत का चौथा था। पांचवा क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यों का समय समय पर विश्लेषण भी आवश्यक है ताकि इसके लाभों को समझा जा सके तथा इसी आधार पर भविष्य की नीतियाँ निर्मित किया जा सके। ये आपके 100 शब्द के प्रश्न थे जिसमें पूछा गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत क्या थे, 100 शब्द में। तो देख लीजिए, पंडित नेहरू के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत। पहला, जनजातियों का विकास उनकी मूल प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, उन पर कुछ थोपा जाना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जनजातियों के जंगल और जमीन पर अधिकारों की भावना का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। तीसरा, सरकारों को ऐसे समूहों को तैयार कर प्रशिक्षित करना चाहिए जिसमें आदिवासियों के बीच के लोग शामिल हो, ताकि यह समूह प्रशासनिक और विकास के कार्यों में भूमिका निभा सके। अगला है, जनजातीय क्षेत्रों में अति प्रशासन से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों में योजनाओं का और प्रशासनिक दखल का अधिक दबाव नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यों का समय समय पर विश्लेषण भी आवश्यक है ताकि इसके लाभों को समझा जा सके तथा इसी आधार पर भविष्य की नीतियाँ निर्मित किया जा सके। यह आपका पांचवा था। तो चलिए कुछ लोगों का प्राप्तांक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे 19वां प्रश्न पे। उमा शंकर साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 43। सुनीता यादव, आपके प्राप्तांक अंक हैं 41। रेनू साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46। पिंकी मांकुर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 42। गरिमा साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 43। निकिता पाठक, आपका प्राप्तांक अंक पता चल गया है, आप शायद पर्सनल भी भेजे थे या ग्रुप में भी आया था, तो आपके प्राप्तांक अंक हैं 54। उसके बाद है संतोष कुमार कश्यप, आपके प्राप्तांक अंक हैं 42। बाकी छात्रों का अगले प्रश्न के बाद देखेंगे। अंत में टॉप 3 छात्रों का नाम देख लेंगे। प्रश्न है 19वां, ताहूतदारी व्यवस्था को समझाइए। तो कुछ लोगों ने वही गलतियां इसमें ताल्लुकदारी व्यवस्था को उल्लेख कर दिए हैं, तो दोनों अलग है ना, ताल्लुकदारी व्यवस्था और ताहूतदारी व्यवस्था। मॉडल आंसर से चेक कर लीजिएगा, आपको दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं ताहूतदारी व्यवस्था क्या है। ताहूतदारी व्यवस्था एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो मुख्यतः ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के शासनकाल में स्थापित हुआ, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जनक कैप्टन सैंडिस को माना जाता है। क्या है एक बार और देख लीजिए, उसके बाद अंतिम प्रश्न को बात करेंगे। ताहूतदारी व्यवस्था एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो मुख्यतः ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के शासनकाल में स्थापित हुआ, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जनक कैप्टन सैंडिस को माना जाता है। ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से कृषि के लिए अनुपयोग भूमि को कृषि के उपयोग के रूप में परिवर्तन करना था, परंतु यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं रही क्योंकि ताहूतदार का पद न जमींदार का स्वरूप था न ही गौटिया की तरह था। एक बार और देख लीजिए उद्देश्य। ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि को कृषि के उपयोग के रूप में परिवर्तन करना था, परंतु यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं रही क्योंकि ताहूतदार का पद न जमींदार का स्वरूप था न ही गौटिया का था। कुछ और बातें हैं देख लीजिए। ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय
लोरमी और तरेंगा दो प्रमुख ताहूतदारियाँ थीं। इसके अलावा सिहावा, खल्लारी और संजारी जैसी ताहूतदारी चार्ल्स इलियट के समय थी। ये आपके 19 प्रश्न के मॉडल आंसर। अंतिम प्रश्न है मेगा टेस्ट का 20वां प्रश्न, पंडवानी। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि 20 प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं सर। तो देखिए 20 प्रश्न में आपको 30 शब्द के प्रश्न प्राप्त हुए थे। जो मेंस में इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर्वाधिक प्रश्न आपको 30 शब्द के मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपका आकलन किया जाएगा कि आप कितने तथ्यों के बारे में जानते हैं और किस तरह से आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो अगला मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। उससे पहले आप लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को हल करते जाइएगा। अंत में पुनः बोल रहा हूँ, अगर आप मेरा नोट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न देंगे, उस पर बात करेंगे। प्राप्तांक देख लीजिए। लालमान सिंह हैं जी आप, आपके प्राप्तांक अंक हैं 46। जया साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 41। रोशन टोप्पो, आपके प्राप्तांक अंक हैं 42। नील कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 9। वीरेंद्र साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 39। कुछ लोगों का और बचा, अगला प्रश्न के बाद देखेंगे। पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या है पंडवानी, देख लीजिए। 125 शब्दों में पूछा गया था, तो कुछ छात्र हैं जो आपको लगा था कि 125 हैं तो सुधार लेंगे ना जी। 125 नहीं है, सॉरी, 125 शब्द के थे, 100 शब्द के नहीं थे। तो चलिए पंडवानी पे देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ छात्रों के अंक और टॉप 10 छात्रों के नाम देख लेंगे। पंडवानी पांडवों की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है, जिसका मुख्य आधार प्रधान और देवार गायिका और संबल सिंह चौहान की दोहा और चौपाई है। पंडवानी का नायक भीम है। इसका आरंभ माता सरस्वती की आराधना के साथ किया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। मुख्यतः दो शैली प्रचलित है, जिसमें वेदमती शैली और कपालिक शैली है। वेदमती शैली व्यापक स्वरूप की प्रस्तुति है, जिसमें गायन के साथ साथ नृत्य, अभिनय, किस्सा गोई आदि शामिल हैं। यह बैठकर दी जाने वाली प्रस्तुति है, जबकि कपालिक शैली में मुख्यतः गाथा कथा गायन होता है। कपालिक शैली विधा की प्रमुख कलाकार तीजन बाई है। और क्या है, पंडवानी में तंबूरा, ढोलक, मंजीरा, टकटकी आदि वाद्य यंत्रों की प्रमुख रूप से भूमिका होती है। पंडवानी में रागी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो कथानक वस्तु को गति प्रदान करती है। पंडवानी में तीजन बाई के अलावा प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, रितु वर्मा, रामजी देवार, गोगिया प्रधान आदि प्रमुख हैं। एक बार और देख लेते हैं पंडवानी के बारे में। 125 शब्द के प्रश्न थे। पंडवानी पांडवों की गाथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है, जिसका मुख्य आधार प्रधान और देवार गायिका और संबल सिंह चौहान की दोहा और चौपाइयाँ हैं। पंडवानी का नायक भीम है। इसका आरंभ माता सरस्वती की आराधना के साथ किया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। मुख्यतः दो शैली प्रचलित है, जिसमें वेदमती और कपालिक शैली हैं। वेदमती शैली व्यापक स्वरूप की प्रस्तुति है, जिसमें गायन के साथ साथ नृत्य, अभिनय, किस्सा गोई आदि शामिल हैं। यह बैठकर दी जाने वाली प्रस्तुति है, जबकि कपालिक शैली में मुख्यतः गाथा कथा गायन होता है। कपालिक शैली विधा की प्रमुख कलाकार तीजन बाई है। पंडवानी में तंबूरा, ढोलक, मंजीरा, टकटकी आदि वाद्य यंत्रों की प्रमुख रूप से भूमिका होती है। पंडवानी में रागी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जो कथानक प्रस्तुति को गति प्रदान करती है। पंडवानी में तीजन बाई के अलावा प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, रितु वर्मा, रामजी देवार, गोगिया प्रधान आदि प्रमुख हैं। ये रहे आपके 20 प्रश्न के मॉडल आंसर। कुछ छात्रों के प्राप्तांक देख लेते हैं।
उसके बाद देख लेंगे टॉप 3 छात्रों के नाम। देखिए, इसी तरह से आप मेगा टेस्ट में शामिल होइए। आज चौथा मेगा टेस्ट था, जिसमें से हमारे बहुत से छात्रों ने चारों में सम्मिलित हुए हैं। तो आप स्वयं देख चुके होंगे कि आप में कितना सुधार हो रहा है। अक्षर सुधार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। आप लोग लगातार लिखते रहिए, तभी अक्षर सुधर पाएगा। आप लोग बता दीजिएगा कि 7वें वीडियो जो 7वां पेपर है और समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन है, इसका वीडियो कैसे करना है इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए प्राप्तांक देख लेते हैं। जय नाम हिरवानी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 42। सुलेखा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 34। इस तरह से हमें 62 PDF प्राप्त हुए थे, जिनका चेक किया गया है और सभी का फीडबैक भी दिया गया है और अंक भी अभी बताए गए हैं। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। बात करते हैं टॉप 3 छात्रों के नाम। कितने लोग जानना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। यस, बता दो नाम। पहला स्थान, पहले से शुरुआत नहीं करते जी, तीसरा स्थान देखते हैं पहले। 3rd रैंक पे हैं निकिता पाठक। निकिता पाठक, आपके प्राप्तांक अंक हैं 56। मेडुल राजकुमारी, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 56। ये लोग 2nd रैंक में हैं, 2nd रैंक पे हैं, याद रखेंगे। 2 छात्र हैं, मेडुल राजकुमारी और निकिता पाठक। 56 अंक हैं आपके प्राप्तांक अंक 56, 2nd रैंक। 3rd रैंक पे हैं वैशाली कुरमलकर, 53 अंक। प्रीति भारती, 53 अंक। हिरेंद्र, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 53। उसके बाद 3 छात्र हैं, जिसमें 3rd रैंक में 3 हैं, 2nd रैंक पे 2 हैं। ठीक है जी। 1st रैंक है महिमा वर्मा जी का, आपके प्राप्तांक अंक हैं 57। इस तरह से प्रथम रैंक पे एक छात्रा महिमा वर्मा, 57 अंक पे प्रथम रैंक पे है महिमा वर्मा। 2nd रैंक पे 2 छात्र हैं, निकिता हैं और मेडुल राजकुमारी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 56। वैशाली कुरमलकर, प्रीति भारती और हिरेंद्र, आपके प्राप्तांक अंक हैं 53। आप लोग तीसरे स्थान पर हैं। तो आप सभी 6 छात्रों का CGPSC हैंड नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी तरह से अपना स्थान बरकरार रखिए और जो उसके करीब हैं प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।